हेलो दोस्तों, ये आज हम ग्रुप डी के पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये डिस्कशन कम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू अपन इसका रिवीजन भी करेंगे साथ के साथ। तो चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की साइड में और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना डॉट 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 इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो द्रव सामग्री होती है उसका क्या नाम है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आप सब जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब ये कोशिका का ऊर्जा घर होता है। कोशिका का ऊर्जा का घर, ऊर्जा घर। अभी बनाता कैसे? ये प्रोड्यूस करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है। मतलब जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और रिलीज करता है एटीपी। रिलीज एटीपी। आपसे एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो काफी क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हिंदी में भी इसको एटीपी बोलेंगे, और जो ऑक्सीकरण है इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन। ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस क्या काम करता है? ये डीएनए को मेंटेन करता है। मेंटेन डीएनए, डीएनए को मेंटेन करता है। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। मतलब कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। मतलब ये जो डीएनए होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में जितने भी कोशिका के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी उन सबको भी ये ही कंट्रोल करके रखता है। तीसरा, ये आरएनए की प्रतिलेखन में काम आता है। जो आरएनए होता है उसके प्रतिलेखन में काम आता है। प्रतिलेखन मतलब आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर काम आता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पूछोगे तो ये होता है, ये क्या करता है? डीएनए की कॉपी बनाता है आरएनए के अंदर। मतलब एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। उसके उसको कॉपी करता है ये। उसके बाद में अपनाते हैं अपना नेक्स्ट क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? ये मिक्सचर होता है डीएनए का और प्रोटीन का, जो बनाता है क्रोमोसोम। तो यहाँ लिख लेते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन का मिक्सचर हो जाता है जो कि क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं कि बॉय होगा गर्ल होगा। जो क्रोमोसोम होते हैं ये ह्यूमंस के अंदर भी मिलते हैं और एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं। तो क्रोमोसोम ये क्रोमेटिन की हेल्प से बनते हैं। उसके बाद में अपनाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये होता है अपना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री क्या होती है, तो ये द्रव सामग्री होती है जो कोशिका द्रव्य होता है। द्रव सामग्री जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होती है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, अपना आंसर तो ये होगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है ये देख लो आप एक बार। कोशिका द्रव्य क्या होता है? ये सेमी फ्लूइड होता है। मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से फ्लूइड भी नहीं होता, ये गाढ़ा फ्लूइड होता है। और ये बना हुआ होता है, इसके अंदर होता है वाटर। उसके बाद में आ जाता है अपना साल्ट और प्रोटीन। पानी, पानी, नमक और प्रोटीन।
पानी, नमक और प्रोटीन का बना हुआ होता है ये। और यही जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री जो है वो भरी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मानव शरीर में भोजन नलिका से होकर गुजरता है, जो शुरू होती है और गुदा पर समाप्त होती है। मतलब इन ह्यूमन बॉडी फूड passes through a continuous canal which begins at, मतलब कहाँ से शुरू होती है और वो खत्म होती है एनएस के ऊपर, गुदा के ऊपर। तो ये होती है अपनी एलिमेंट्री कनाल। मैं एक बार बना के बता देता हूँ आपको। एलिमेंट्री कनाल जो अपनी स्टार्ट होती है माउथ से, जिसको अपन बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बक्कल कैविटी। बाकी अपन देख लेते हैं। माउथ मतलब यहाँ से बक्कल कैविटी से शुरू होकर ये जाती है एसोफेगस, आहार नलिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं एसोफेगस, आहार नलिका। यहाँ से ये आती है स्टमक के पास, मतलब पेट के पास। स्टमक क्या करता है? स्टमक रिलीज करता है HCl। इस HCl का कोई मेरे को बता सकता है कि पीएच वैल्यू कितनी होती है इस HCl की? ये HCl रिलीज करता है। चलो मैं लिख देता हूँ इसकी पीएच वैल्यू। इसकी पीएच होती है 1.6, जो कि आपका नींबू होता है उससे भी कम होती है। उसके बाद में ये स्टमक से आता है। स्टमक ने काफी इसको एसिडिक बना देता है पूरे मीडियम को। उसके बाद में स्टमक से आगे चलता है अपना ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि अपन बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत की लेंथ कोई बता सकता है कितनी होती है? तो ये होती है 7 से 8 मीटर लंबी होती है, जो कि फूड के अंदर हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर होती है विली, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि क्या कर देती हैं आपके फूड एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर अपनी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ होती है 7 से 8 मीटर लंबी। ओ सॉरी, 7 से 8 मीटर नहीं, 7 से 8 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसकी लेंथ होती है 1 से 2 मीटर लेंथ। ओके, 1 से 2 मीटर होती है। उसके बाद में आता है अपना जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, मतलब एनस, जिसको आप गुदा और मलाशय भी बोलते हैं। तो ये अपने है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल। मतलब ये शुरू हुआ अपना, कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ माउथ से। उसके बाद में आया एसोफेगस जो है आहार नलिका। आहार नलिका के बाद में आया ये पेट के पास स्टमक। स्टमक ने क्या किया, इसको जो आपने खाना खाया उसको पूरा का पूरा एसिडिक बना दिया, HCl रिलीज करा। तो उसके अंदर जितने भी जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, वो सारे के सारे मर जाते हैं स्टमक के अंदर ही। जो कि किसकी हेल्प से मरते हैं? HCl की वजह से। फिर यहाँ से अपने पास आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया। इसकी लेंथ होती है 7 से 8 मीटर। यहाँ से गया अपना लार्ज इंटेस्टाइन के पास, इसकी लेंथ होती है 1 से 2 मीटर। और फिर रेक्टम, ये आ जाता है मलाशय के पास। तो अपने इसका आंसर होगा बक्कल कैविटी, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि मानव शरीर में भोजन नलिका से होकर गुजरता है, जो मुख गैर से शुरू होती है और गुदा पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर 7? ओके ओके, इसमें मैंने एक गलती कर दी, एटॉमिक नंबर 7 ऑप्शन नहीं डाला। तो इसका मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये होता है क्लोरीन का। ये एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक 17 होता है वो होता है क्लोरीन का। अभी बोरोन का देख लेते हैं। बोरोन का कितना होता है? ये होता है 5। नाइट्रोजन का होता है 7। कैल्शियम का होता है 20। और आयोडीन का कोई बता सकता है कितना होता है? तो आयोडीन का होता है अपना 53। ये आप के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पीरियोडिक टेबल है वो। तो आप इसको याद कर सकते हैं, या तो इसके पीरियड और ग्रुप दोनों याद कर लेना। हाइड्रोजन मतलब 30 तक तो याद कर ही लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो ये आपकी ज्यादा भी नहीं तो 30 तक तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, यहाँ पूछा है अपने से एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेट चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट क्या है। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन ए देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए हेनरी। कोई बता सकता है हेनरी किसकी यूनिट होती है। तो हेनरी होती है अपनी इंडक्टेंस की, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरक तत्व। इंडक्टेंस की यूनिट होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरक तत्व। हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है तो उसको इग्नोर ही करके चलना। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं अपन फैराड। फैराड किसकी यूनिट होती है, फैराड होती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तो जो अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो होती है टेस्ला। इसका आंसर होगा टेस्ला। ये होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है, और ये होती है चुंबकीय फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर, चुंबकीय घनत्व की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। इसमें क्या अपने को दे रखा है कि एक शॉपकीपर है जो ऑफर चला रखा है, जैसे आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हो तो बाय 2 गेट 3 फ्री, बाय 2 गेट 2 फ्री, इस तरीके से। तो उसने भी ऑफर चला रखा है कि बाय 2 गेट 3 फ्री देन फाइंड टोटल डिस्काउंट ही हैज गिवन। मतलब एक दुकानदार है, उसने ऑफर चला रखा है 2 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, ऐसे ऑफर देता है। तो उसका प्रतिशत निकालना है अपने को कि वो टोटल डिस्काउंट कितना देना है, शुद्ध प्रतिशत कितना दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंटेज बराबर वो फ्री कितने दे रहा है, मतलब जैसे 3 फ्री दे रहा है, और टोटल कितना है 2 + 3, 2 + 3 गुणा में 100। तो ये हो जाता है अपना 3/5 गुणा 100। 5 × 5 5 दूनी 10 20 20 दिया 60%। तो इसका आ जाता है अपना आंसर 60%। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहीं पे। मान लो कोई दे रहा है बाई 2 गेट 2 फ्री। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे अपन डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2/2 + 2, 4 हो जाएंगे हमें 100, मतलब 2/4 गुना 100, 4 ये कट जाएगा 25 से, और ये हो जाएगा 50%। समझ गए होंगे आप जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। तो इसका तो अपन ने देख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A sum of money becomes 4900 in 3 years। ये देखना 4900 in 3 years and 6400 in 5 years। मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है, मान लो धनराशि हमने मान ली पी धनराशि है, 3 वर्षों के अंदर कितनी हो जाती है 4900। 3 वर्षों में हो गई अपनी भी 4900। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 साल में हो गई 4900। उसके बाद में क्या कह रहा है, और 5 वर्षों में हो जाती है 6400। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल लगे, तो ये 5 साल में होती है कितनी 6400। तो यहाँ से 5 साल यहाँ से यहाँ तक आने में लगे, तो यहाँ से 3 साल तो पहले पूरे हो गए 4900 तक, उसके बाद में अपने को लगे 2 साल और। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों और आपसे पूछे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब ब्याज दर अगर पूछे, तो इसका सिंपल सा तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे 2 साल का दिया हो तो उसका अंडर रूट निकाल लेना, और 3 साल का दिया हो तो उसका क्यूब रूट निकल जाएगा। इन दोनों को इक्वल लिखो 4900,
और उनको जब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये आपके स्क्वायर रूट की फॉर्म में ना आ जाए। ये तो डायरेक्ट बन रहे हैं स्क्वायर रूट, तो इसका डायरेक्ट लिख देते हैं। ये कट गया, और 1 साल में करने के लिए इनका करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। तो ये आ गया अपना 7 और ये आ गया अपना 8। तो रेट परसेंटेज कितने निकलेगी? रेट परसेंटेज निकलेगी अपनी इन दोनों का गैप, मतलब 8 माइनस 7 अपॉन 7 गुणा में 100। तो ये आ जाएगी अपने 1/7 गुणा में 100। तो अपने डिवाइड कर लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौक 28 और ये अपना आ जाएगा 14.28%। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आप समझ गए होंगे, एक बार वापस से देख लीजिए आप। इसमें क्या किया हमने, हमने कोई प्रिंसिपल x मान लिया या प्रिंसिपल p मान लो, कुछ भी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से लिख देंगे। 49 हो जाता है 3 साल में और 64 हो जाता है 5 साल में। 5 साल में हो रहा है 64, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में तो 2 साल ही लगेंगे। और जब भी आपसे रेट पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको डायरेक्ट रेशियो की फॉर्म में लिखना है, कट करना है जब तक कि आपको ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में ना आ जाए। और जैसे ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाते हैं इनका स्क्वायर रूट लेना है और उसके बाद में इनका डिफरेंस निकाल के, और जो बेस है, बेस आपका यही माना जाएगा 4900, क्योंकि इससे इस पर जा रहे हैं 2 साल में, तो 4900 मतलब 7 आपका बेस होगा। और यहाँ से अपन निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम्स जो भी आपके विटामिन वगैरह की, इनकी ट्रिक मैंने करवाई है एक वीडियो के अंदर इससे पहले, वो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ भी बता देता हूँ एक बार आपको फिर से कि जितने भी साइंटिफिक नेम है इनकी 2 ट्रिक बना रखी है। ABCDE वालों की तो क्या बना रखी है, इनकी बना रखी है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी मतलब R से हो जाएगा अपना रेटिनोल, थ से थायामीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सिफ्रोल, टो से टोकोफेरोल और फी से फिलोक्विनोन। तो ये हो जाता है अपना विटामिन ए, ये विटामिन बी, ये विटामिन सी, ये विटामिन डी, ये विटामिन ई और ये हो जाता है अपना विटामिन के। ऐसे ही एक और ट्रिक बना रखी है जो आपने B1 B2 B3 इनके लिए, तो उस ट्रिक का नाम है, वो बना रखी है, रुको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। थो से आपका हो जाएगा थोरियम, न्यू से हो जाएगा नियासिन, पैंट से हो जाएगा पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक, नियासिन, थायामीन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड। पै से हो जाएगा आपका, ये पर है, पर से हो जाएगा पायरोन्यूक्लिक, पायरो करके है कुछ, और बै से हो जाएगा बायोटीन, और सा से हो जाएगा आपका कोबालामाइन लिख दो या तो, या फिर साइनो कोबालामाइन, दोनों ही नाम लिखे जाते हैं इसके। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि दोनों नाम दे देता है, कभी साइनो कोबालामाइन दे देता है, कभी कोबालामाइन डायरेक्ट दे देता है, तो आप पूरा ये नाम याद कर लेना, साइनो कोबालामाइन। तो कैल्सिफ्रोल किसका हो गया? अभी अपन ने ट्रिक में देखा कि कैल्सिफ्रोल कहाँ पे आ रहा है, विटामिन डी के ऊपर, तो कैल्सिफ्रोल हो गया विटामिन डी का। उसके बाद आते हैं अपन कोबालामिन, तो अपने B12 का नाम होगा कोबालामिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये हो जाएगा B12। यहाँ देखा अपन ने साइनो कोबालामिन। उसके बाद में आते हैं अपन ये ऑप्शन सी, टोकोफेरल। टोकोफेरल किसका है? तो अभी अपन ने देखा था, देखो ये टोकोफेरल है विटामिन ई का, तो विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरल। उसके बाद में अपन आते हैं ये ऑप्शन डी की साइड में, फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड किसका हो जाएगा? ये हो जाता है अपना B9 का, ये होता है अपना B9 का फोलिक एसिड हो जाएगा। तो
समझ गए होंगे आप ये ट्रिक तो साइंटिफिक नेम्स की। और इनकी डिजीज वगैरह भी कर लेना एक बार आप करो तो, क्योंकि डिजीज भी बहुत बार पूछता है। जैसे इसकी बता देता हूँ मैं अभी जो अपनी यहाँ कर रहे हैं, इसको पूरे को क्लीन कर देता हूँ। जो यहाँ दिए हुए इनके दो डिजीज बता देता हूँ मैं एक बार, बाकी देख लेना आप, क्योंकि डिजीज से क्वेश्चन बनता है हर बार। तो जैसे विटामिन डी है, इससे क्या हो जाता है, इससे होता है रिकेट्स। धूप से जो मिलता है आपने सुना होगा काफी कुछ, मतलब ये हड्डियों के लिए और इन सब के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद में आते हैं अपन B12। B12 क्या होता है, एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है, दो टाइप के एनीमिया होते हैं आप ये होता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। तो परनीसियस एनीमिया, और ये वाला होता है एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद में जो विटामिन ई होता है, इससे क्या होता है, इससे होता है अपना न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन, मतलब तंत्रिका तंत्र में दिक्कत आ जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में दिक्कत। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है, ये ब्रेन रीढ़ की हड्डी इन सबको कनेक्ट करता है। तो इसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो इनकी आप एक बार याद कर लेना ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज का संस्थापक अपन सबसे पहले आते हैं फर्स्ट, हाँ यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, ओ सॉरी, ऑप्शन ए, इसमें आता है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने क्या करा था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और अब अपन आते हैं नेक्स्ट बी। तो एक बार स्वामी विवेकानंद का देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, इनका कोई बता सकता है बचपन का नाम क्या था? तो ये हो गया इसका बचपन का नाम, ये था अपने मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र नाथ दत्ता। उसके बाद में इन्होंने स्पीच दी थी। स्पीच कहाँ दी थी, स्पीच दी थी इन्होंने शिकागो में। उसके बाद में अपन और देखते हैं इसके इनके बारे में। शिकागो, स्वामी विवेकानंद के बारे में बातें हो रही हैं सारी। इनका बर्थ कब हुआ था, तो बर्थ देख लेते हैं। बर्थ हुआ था इनका 12 जनवरी 1863 में। डेथ कब हुई थी, तो डेथ हुई थी इनकी 4 जुलाई 1902 को। स्पीच हो गई, बर्थ हो गया, बचपन का नाम हो गया, और एक होता है इनका रॉक मेमोरियल कहाँ बना हुआ है, मतलब रॉक मेमोरियल मतलब स्मारक शिला, रॉक मेमोरियल स्मारक शिला, तो इनका बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। एक परमहंस मंडली भी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। परमहंस मंडली इन्होंने नहीं बनाई थी, परमहंस मंडली बनाई थी दादोबा पांडुरंग ने। परमहंस मंडली बनाई थी दादोबा पांडुरंग ने। उसके बाद में अपनाते हैं राजा राम मोहन राय के ऊपर। तो जो राजा राम मोहन राय है, ये इन्होंने क्या क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जो थी उसमें काफी योगदान था इनका। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 1814 के अंदर आत्मीय सभा बनाई। कि बहुत बार क्वेश्चन बनता है इसका। 1814 में आत्मीय सभा बनाई। उसके बाद में 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। 28 में
ब्रह्म समाज, इनकी बुक देखें। तो मैं अभी इसको क्लीन कर रहा हूँ, जो स्वामी विवेकानंद वाला पोर्शन है इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? बुक्स हैं इनकी एक तो है मिरातुल अखबार, एक समद कामदी। तो मिरातुल अखबार, संवद कामदी। उसके बाद में है परसेप्ट्स ऑफ ज्यूस, परसेप्ट्स ऑफ ज्यूस। और फिर एक आती है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ये सब इनकी किताब रही। उसके बाद में पढ़ाते हैं आत्माराम पांडुरंग के ऊपर। आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया, इन्होंने बनाया था, रुको यहाँ लिख देता हूँ। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने बनाया था प्रार्थना समाज। कब बनाया था? तो ये बनाया था अपना 1867 में, महाराष्ट्र में बनाया। और किस किस के साथ मिलकर बनाया? तो ये एम.जी. रानाडे, महात्मा गांधी नहीं है, वो वाले महात्मा गांधी नहीं है, दूसरे महात्मा गांधी रानाडे, प्लस केशव चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल? मतलब मनी बिल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, अभी इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चलेगी। तो ये होता है अपना आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 इसमें डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल की। और ये क्या करता है कि ये बताता है कि जो बिल है वो सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और ये किससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अपने को, प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से लोकसभा में इसको प्रस्तावित मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और ये सारे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी मैं बता दूं 112 जो भी अपना बजट आया था उससे रिलेटेड है। बजट नाम का कोई शब्द नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बजट को अपन बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि निर्मला जी ने पेश किया था। और उन्होंने, कोई बता सकता है कौन सी साड़ी पहनी थी? तो वो पहनी थी मधुबनी, जो कि बिहार की चित्रकला है। मधुबनी शैली की साड़ी पहनकर ये बजट पेश करा था। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बजट नाम का कोई वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे चलते हैं अपन। एक एक चीज और रह गई, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने, मतलब सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहते हैं? तो ये कहते हैं अपन आर्टिकल 32 को कहते हैं। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये अपना मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। और कोई बता सकता है एनवायरनमेंट एक्ट कब पास हुआ था? एनवायरनमेंट एक्ट, तो एनवायरनमेंट एक्ट पास हुआ था 1970 तो 1986 में ये अपना एनवायरनमेंट एक्ट पास हुआ था। और 5 जून को अपन क्या करते हैं? 5 जून को मनाते हैं अपन एनवायरनमेंट डे। तो ठीक है दोस्तों, ये एक बार आप देख लेना अच्छे से, नोट्स बना लेना अगर आपका मन करे तो। बाकी ऐसी सीरीज आपको मिलती रहेंगी और ये आपके रिवीजन के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं
उनको कवर अप करेंगे इनके अंदर और साथ के साथ रिवीजन भी करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।